गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन वर्क एंड एनर्जी कर रहे थे। उस लेसन में मैंने बताया था आपको वर्क के बारे में, व्हाट इज वर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। वर्क के बारे में बात किया था हमने। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, means W is equal to F into S into cos theta, where theta is the angle of inclination. Where theta is the angle of inclinations. Otherwise, generally we take the formula W is equal to F into S. Cos theta, cos 0, it is equal to 1. So हम इसको 1 पुट कर देते हैं, देन आवर फार्मूला बिकम्स वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 3 टाइप्स के मैंने वर्क आपको बताया था, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव एंड जीरो। स्टूडेंट्स, पॉजिटिव वर्क कब होता है, नेगेटिव वर्क कब होता है और जीरो वर्क कब होता है? क्वेश्चन अराइजेज। पॉजिटिव वर्क कब होता है? when force is applied in the direction of motion of an object, when force is applied in the direction of motion of an object, that time it is said to be as a positive work done. और नेगेटिव वर्क डन कब होता है? when force is applied in the opposite direction of motion of an object. When force is applied in the opposite direction of object, that time it is said to be as a negative work done. और zero work done कब होता है? when we are applying the force, means 90 डिग्री पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। 90 डिग्री पे फोर्स अप्लाई करने के बाद में ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल, दैट टाइम इट इज सेड टू बी एज अ zero work done. Means in other words, we can say that force is applied on the object. फोर्स तो लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, बट उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं हो रहा है। इन दैट केस विल से दैट जीरो वर्क डन। फर्स्ट केस में अगर टेक्निकली हम देखते हैं, वी विल सी द साइंटिफिक और द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ वर्क। अगर टेक्निकल एस्पेक्ट से देखें तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? when cos theta is equal to 0, means cos 0 जो है it is equal to 1। और ये क्या है? पॉजिटिव वर्क डन के केस में। इसका मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको पॉजिटिव वर्क डन का। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कोई भी एक वुडन ब्लॉक है, फोर्स लगा हमारा, ये सरफेस है ग्राउंड का, जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का बन रहा है। मींस एक मान लो सरफेस है, उसके ऊपर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन दिस वुडन ब्लॉक एंड द ग्राउंड इज 0 डिग्री। जैसे 0 डिग्री है तो cos 0 इज इक्वल टू 1, और 1 की वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव वर्क डन में W इज इक्वल टू F इंटू S। और नेगेटिव वर्क डन में वुडन ब्लॉक वही है, बट फोर्स इज अप्लाइड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो मैं यहाँ पे आपको दूसरा एग्जांपल लेके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा नेगेटिव वर्क डन केस का। नेगेटिव वर्क डन के केस में क्या था? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, मींस cos 180 डिग्री इट इज इक्वल टू -1। cos 180 degree is equal to -1. Now, I'll take the example of this. This is a duster, wooden duster. Now, in case of negative work done, I am applying the force in the opposite direction. अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता हूं, सेम फिगर में यहां पे ड्रा कर रहा हूं,
Instead of applying force in this direction, now what I'll do, I'll apply the force in this direction. Means जो मेरा जो angle of inclination है, it is a theta is equal to 180 degree, which is equal to -1. Cos 180 is equal to cos 180 की वैल्यू क्या होती है? -1. My work will become as a work is equal to F into S into -1. It is equal to minus F into S. Means it is in case of negative work done. फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन की बजाय फोर्स क्या होना चाहिए? Instead of in the forward direction, now it is in the opposite direction. Means this wooden block, it is going in the forward direction, now it is coming in the backward direction. Means अगर ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता तो पॉजिटिव वर्क डन हो जाता, थीटा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 0 डिग्री हो जाता, और ये क्या करता है? अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है. इन दिस केस द थीटा इज 180 डिग्री and cos 180 is equal to -1, and I'll put the value of -1. W is equal to F into S -1. Then work will become as a minus W is equal to minus F into S. This is the concept, technical aspect, or the scientific approach of the negative work done. Means force is applied in the opposite direction of the motion of the object. That case is a negative work done. In case of zero work done, अगर मैं बात करता हूं जीरो वर्क डन की बात करता हूं कि जीरो वर्क डन कब होगा? इन केस ऑफ जीरो वर्क डन, दैट टाइम बात करते हैं जीरो वर्क डन की. जीरो वर्क डन में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स क्या है? ये वो वाला केस है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन दी परपेंडिकुलरली डायरेक्शन. वुडन ब्लॉक वही है. पहले हमने फोर्स फॉरवर्ड फोर्स ऐसे लगाया था, फिर जो नेगेटिव के लिए हमने अपोजिट डायरेक्शन में लगाया था फोर्स. नाउ वी विल अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन. परपेंडिकुलरली मीन्स जो हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है थीटा कितना है? 90 डिग्री. और कोस जो है थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 इज इक्वल टू जो वैल्यू होती है कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? 0. इफ आई पुट द वैल्यू हियर, W is equal to F into S into cos 90, it is equal to 0. It is work is equal to 0. It is in case this case it is the work done is 0. वर्क डन क्या है? 0 है. 0 वर्क डन मीन्स फोर्स तो अप्लाई हो रहा है बट ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेसिंग एट ऑल. ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा स्टूडेंट. जब ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस नहीं हो, मैंने एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में भी. मान लो बहुत बड़ा हैवी स्टोन है, रोड के सेंटर में गिरा हुआ है. इफ वेरी हैवी स्टोन इज लाइंग इन द सेंटर ऑफ द रोड एंड रोड इज ब्लॉक्ड. रोड ब्लॉक है. कई बार पहाड़ों वाली जगह पे आप जाते तो कभी ऐसे न्यूज में भी आता है कि लैंड स्लाइडिंग होने से रोड ब्लॉक हो गया. बहुत हैवी जो वेट का स्टोन है रोड के सेंटर में आ गया, ट्रैफिक जाम हो गया. अब क्या करना है कि मैन पावर को यूज किया गया, क्रेन वगैरह मिला नहीं, मैन पावर को यूज किया. उनको बोला गया कि यस दिस स्टोन शुड बी रिमूव फ्रॉम द रोड. हुआ क्या? आफ्टर 4 आवर 5 आवर व्हेन अगेन द पीपल केम, जो उनका हेड था वो आके, जिन्होंने उनको लोगों को जॉब दिया था इस स्टोन को रिमूव करना है, आकर देखते हैं कि यस पीपल दे आर ट्राइंग बट स्टिल द स्टोन इज नॉट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स प्लेस. वो स्टोन अपनी जगह से हिला ही नहीं. और उन्होंने फोर्स तो अप्लाई किया जितने भी लोग काम कर रहे थे, बट अल्टीमेटली उसका वेट इतना ज्यादा था कि वो अपनी जगह से हिला ही नहीं. स्टूडेंट इन दिस केस टेक्निकली देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, वर्क डन इज 0. बट वैसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे देखा जाए उन्होंने फोर्स लगाया, वो इतना थक गए, उनका पसीना भी आ गया, बट फोर्स तो लगा, बट थकावट भी हुआ उनको. बट जब तक वो स्टोन हिला नहीं है
purpose is not solved. This is a zero exam. It means zero work done. फैन रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, work done is zero because ultimately fan is fixed with its positions. Fan is moving in the circular path. In this case, work done is zero. No displacement. Now student will see the next topic, questions of your NCERT. NCERT के question है student आपके on the page number of your 148. आपके 148 पे first question है student, a force of, it is given as a force of 7 Newton act on an object. Question number 1, page number, it is a 148 NCERT questions. क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स? ब्लॉक है, फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. 7 न्यूटन की फोर्स लग रही है इस पे. द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर. जो डिस्प्लेसमेंट है कितना हो रहा है? 8 मीटर. फार्मूला है W इज इक्वल टू F इंटू S. F 7 है और डिस्प्लेसमेंट 8 है. इट इज 56 joules. Answer is a work done is equal to 56 joules. Answer of this question, your question number 1, page number 148 of your NCERT book. क्वेश्चन है कि फोर्स 7 न्यूटन का लगा, डिस्प्लेसमेंट 8 मीटर हुआ, वर्क डन इज इक्वल टू 56 जूल. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका ऑन द पेज नंबर, नेक्स्ट पेज नंबर 149 पे, व्हेन डू यू से दैट वर्क इज डन? पेज नंबर 149 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन है, व्हेन डू वी से दैट वर्क इज डन? When do we say, when do we say work is done? आंसर क्या होगा स्टूडेंट इसका? वेरी सिंपल क्वेश्चन कि हम कब कहेंगे कि वर्क डन हुआ? When we are applying the force. When we are applying the force on the object and object displaces through a certain डिस्टेंस, मींस उसमें डिस्प्लेसमेंट होना जरूरी है. अगर डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, देन ओनली वर्क इज सेड टू बी डन. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट shows that displacement the object means W is equal to F into S. This is a very important point कि डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए. जब तक ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ऑब्जेक्ट अपनी जगह से नहीं मूव होता, तब तक हम क्या कहेंगे? वर्क डन नहीं हुआ. और जब फोर्स लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट टाइम वी विल से दैट वर्क इज डन. आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ पेज नंबर 149. क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन when force is acting on the object in the direction of its motion. Now students, very good question and it is a straightforward question they have given in your NCERT. Question number 2 of your 149 page of your NCERT. दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं. राइट दी एन एक्सप्रेशंस फॉर वर्क डन. एक्सप्रेशन लिखना है वर्क डन का अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट when force is acting on the object in the direction of its displacement. Sorry. Students,
आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का? वर्क इज इक्वल टू W, फोर्स इज इक्वल टू F, displacement is equal to S. Now the expression will be work is equal to force into displacement, means W is equal to वर्क को हमने किससे डिनोट किया है? W से, और फोर्स को हमने डिनोट किया है F से, और डिस्प्लेसमेंट को नोट किया है S से. Simply we will use this formula, work is equal to force into displacement, W is equal to F into S. Is it clear? Question number 2, page number 149 of your NCERT. Next, students, define 1 joule of work done. Please note down. Question number 3 करेंगे अभी. Define question number 3, page 149 NCERT. Define 1 joule of work. Students, मैंने क्वेश्चन जब पहला लेक्चर था मेरा इस लेसन का वर्क और एनर्जी के बारे में, तो हमने किया था, इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्क का जो कंसेप्ट है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और बताया भी था मैंने कि 1 जूल वर्क कब कहते हैं हम वर्क, व्हेन द वर्क इज डन 1 जूल. नाउ स्टूडेंट, इफ यू आर नोइंग द फार्मूला W इज इक्वल टू F इनटू S, and you know the SI unit of force and displacement, definitely you will find that yes, it is very easy the answer of this question. आपको बहुत इजी लगेगा स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चन पूछा गया कि 1 जूल ऑफ वर्क की डेफिनेशन क्या है, तो फार्मूला, सिंपली फार्मूला पहले लिख दीजिएगा आंसर में. W इज इक्वल टू वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. W इज इक्वल टू F इंटू S. एक चीज आपने स्टूडेंट नोट किया होगा, मैंने 3-4 आपको क्वेश्चन कराए हैं एनसीईआरटी के, सभी क्वेश्चंस के अंदर हमारा फार्मूला यूज हुआ है W इज इक्वल टू F इंटू S. इसलिए आपको लर्न करना है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, बिकॉज जितने भी न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे, सभी न्यूमेरिकल्स के अंदर फार्मूला तो यूज होगा ही होगा. ये वाला W इज इक्वल टू F इंटू S. फोर्स के हमको पता है कि स्टूडेंट की SI यूनिट क्या है, न्यूटन, और S के डिस्प्लेसमेंट के मीटर. नाउ अगर फोर्स जो स्टूडेंट है, इफ फोर्स इज 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर. इफ फोर्स इज 1 न्यूटन and displacement is 1 meter, then this is your formula, W is equal to F into S. Put the value of F and S in equation number 1. Equation number 1 क्या है? W is equal to F into S. इसमें F क्या है? 1 न्यूटन, means W is equal to 1 न्यूटन into 1 मीटर. मैंने सिंपली क्या किया है, फोर्स की जगह मैंने लिख दिया है 1 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की जगह मैंने लिखा है 1 मीटर. सो व्हेन फोर्स इज 1 अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज 1 न्यूटन and it displaces through a distance, or the displacement is 1 meter, that time work is said to be as a 1 joule of work done. This is the definition of 1 joule. दोबारा से बात करते हैं स्टूडेंट, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को कि 1 जूल वर्क डन कब होगा? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड 1 न्यूटन. फार्मूला आपको मालूम है, W इज इक्वल टू F इंटू S. W इज इक्वल टू F इंटू S.
अगर फोर्स 1 न्यूटन है, अगर फोर्स जो है 1 न्यूटन है स्टूडेंट्स, और उसके बाद में क्या है, और हमारा डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर है, दैट टाइम हो जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है एनसीईआरटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अ पेयर ऑफ बुलॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। मैं पढ़ रहा हूं इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ पेयर ऑफ बुलॉक्स exerts a force of 140 Newton. Pairs of bullocks exerts a force of 140 Newton on a plow. खेत को जोत रहे हैं जो, तो उसको क्या करते हैं, फोर्स कितनी लग रही है, 140 न्यूटन्स। द फील्ड बीइंग प्लोड इज 15 मीटर। और जो खेत है उसको कितना उन्होंने जोता है, उसको कितना प्लो किया है, इट इज 15 मीटर लॉन्ग। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। स्टूडेंट क्या क्या दिया हुआ है हमारे को, पहले आपको स्टेटमेंट कोई भी हो, लेट इट बी दिस लेसन ऑफ फिजिक्स और कोई भी है, साइंस का कोई भी अगर आपको न्यूमेरिकल दिया रहता है, आपको क्या चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट, आपको स्टेटमेंट 2 बार पढ़नी है, कम से कम 2 से 3 बार स्टेटमेंट को पढ़ना है। और सबसे पहले देखना है कि हमारे को दिया क्या क्या हुआ है। अगर ये पता चल जाएगा आपको कि आपको क्या दिया हुआ है और आपको क्या फाइंड आउट करना है, देन 50% प्रॉब्लम इज सॉल्व। आपको पता चल जाएगा कि क्या दिया हुआ है, क्या पूछा गया है, और ऑलरेडी आपको फार्मूला यू आर नोइंग। जब आपको फार्मूला आपको मालूम है, ये पता चलेगा कि क्या क्या दिया हुआ है, कौन कौन सी क्वांटिटी दी गई है और क्या मेरे को सॉल्व, क्या निकालना है उसको। ओनली उसको मैनिपुलेट करना है, थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, एंड यू विल गेट द आंसर विदाउट एनी मिस्टेक। तो हम देखते क्या क्या दिया हुआ स्टूडेंट उसमें दिया हुआ है, फोर्स दी हुई है, it is given as a 140 न्यूटन, फोर्स इज गिवन एज a 140 न्यूटन। और उसने जो डिस्टेंस किया है s इज इक्वल टू 15 मीटर, फोर्स है 140 न्यूटन, और उसने जो डिस्टेंस है उसने मूव किया, जो फ्लो किया है फील्ड का, इट इज 15 मीटर। देन वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन। दिस इज योर न्यूमेरिकल of question number 4 of your NCERT, page number 149. फोर्स 140 न्यूटन की अप्लाई हो रही है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ, मींस इनडायरेक्ट वे में क्या है कि जो बुलॉक्स है 140 न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं, और उसके बाद में दे हैव फ्लोड द लेंथ ऑफ 15 मीटर, वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन द फील्ड। Now student, you are knowing the formula, W is equal to F into S, force into displacement. Simply put the value of F and S. There are 3 variables in this formula. W is equal to F into S. So 2 variables are given to you. F दिया हुआ है, S दिया हुआ है, so आप सिंपली इसमें क्या कर दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा। F की वैल्यू कितनी है 140 और S की वैल्यू है स्टूडेंट, इट इज गिवन एज अ हेलो है 140 न्यूटन्स, और डिस्टेंस जो है इट इज 15 मीटर। वर्क डन हमको कैलकुलेट करना है, W इज इक्वल टू 140 मल्टीप्लाई विद 15, इट इज 2100, इट इज जूल्स, because the SI unit of work is joules. So work done is a 2100 joules. Work done
इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड, द वर्क डन, आंसर क्या लिखेंगे, वर्क डन इन प्लोइंग द फील्ड of length 15 meter, that is the plowing the field, it is equal to 2100 joules. This is your answer of your question number 4 of your NCERT. Now students, if you are having any doubt, अभी आज हमने क्या क्या किया हुआ है, थोड़ा सा मैं आपको नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी के बारे में, वो भी मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा एनर्जी के बारे में. सो उसके बाद क्या करते हैं कि जो टॉपिक है उससे रिलेटेड है एनर्जी से, देन विल दैट आल्सो दैट विल टेक दैट टॉपिक. काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में. अभी तक आपको कोई अगर इसके बारे में कोई डाउट है, प्लीज यू कैन आस्क. जल्दी से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज हमने क्या क्या पढ़ा है स्टूडेंट. मैंने आपको वर्क के बारे में बताया है, देन टाइप्स ऑफ वर्क डन, पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन, जीरो वर्क डन. पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. जब फोर्स है ऑब्जेक्ट के मोशन में ही हम उसको अप्लाई करें, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मींस cos थीटा इज इक्वल टू 0. cos 0 की वैल्यू अगर क्या हो जाती है 1 है, W इज इक्वल टू F इंटू cos 0 1. तो इन दैट केस इट इज बिकॉज फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पॉजिटिव वर्क डन था. और अगर जो हमारा force is applied in the opposite direction, mean theta is a 180 degree, that 180 degree cos 180 is equal to -1. cos -1 जो 180 -1 है, that is a negative work done. और अगर 90 डिग्री पे फोर्स लग रही है तो जीरो वर्क डन. हमने क्या क्या पढ़ा है, पॉजिटिव वर्क डन के बारे में पढ़ा है, नेगेटिव वर्क डन के बारे में पढ़ा है, और जीरो वर्क डन के बारे में. और हमने पेज 148 और 149 पेज के हमने एनसीईआरटी के स्टूडेंट क्वेश्चन भी किए हैं. नेक्स्ट अवर टॉपिक इज इट इज एनर्जी. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनर्जी के बारे में, कि एनर्जी क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे. क्योंकि लेसन का नाम ही क्या है स्टूडेंट, वर्क एंड एनर्जी, और उसमें पावर भी के बारे में भी बताए हम पढ़ेंगे लास्ट में कि पावर भी क्या है. अभी बात करते हैं एनर्जी. एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क और द कैपेसिटी टू डू वर्क. कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी और द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी. एबिलिटी टू डू वर्क, very simple definition of energy, the ability or the capacity to do work is called energy. मान लो क्या है स्टूडेंट्स, कोई आपको वर्क असाइन हुआ, आपको कोई वर्क के लिए कहा गया कि यस यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, और आपने कहा कि नहीं मैं इसको नहीं कर पाता, इस वर्क को नहीं कर पाऊंगा. इसका मतलब क्या है, यू आर नॉट हैविंग दी एनर्जी. आपके पास एनर्जी नहीं है, because you are not capable of doing this work, you are not having the ability to do this work. It means this is called the energy. A person is not able to do the work, assigned work. So energy की definition क्या है, the ability or the capacity to do work is called energy. Ability to do work or the ability to do work or the capacity to do work is called energy. So energy and work both are same. जो वर्क के यूनिट हैं जूल्स, वही एनर्जी के यूनिट भी क्या होंगे, जूल्स. ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी स्टूडेंट्स. और एनर्जी क्या है, और एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तो ट्रांसफर चेंज कर सकते हैं. मैं बोल रहा हूं स्टूडेंट, मेरी साउंड एनर्जी है, आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज माय साउंड एनर्जी. इफ आई एम यूजिंग द माइक, मान लो मैं माइक को यूज करता हूं, इफ आई एम यूजिंग द माइक,
माइक, व्हाट इज द रोल ऑफ द माइक? माइक क्या कर रहा है? मेरी साउंड एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी में. नाउ थ्रू वायर्स द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज जस्ट बीइंग, इट इज ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है इलेक्ट्रिक एनर्जी. बाद में लास्ट में एक स्पीकर रखा हुआ है. स्पीकर ने क्या किया? स्पीकर में क्या हो गया? फिर अगेन दैट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, इट इज कन्वर्टिंग इनटू द साउंड एनर्जी. हीटर के केस में क्या करते हैं हम देखते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. एनर्जी को किसी ना किसी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. यहाँ पे जो हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट्स, एनर्जी के बारे में ही बात डिटेल में बात करेंगे. आप जस्ट मैं आपको 2 फार्मूले आज बता रहा हूँ, आपको फार्मूले लर्न करना, और बिकॉज यूज होंगे मैं उसका डेरिवेशन भी आपको बताऊंगा. एक हम यूज करेंगे काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हम यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी क्या है और पोटेंशियल एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स? काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी व्हिच इज ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. The energy due to which is due to the motion of an object is called kinetic energy. और स्टूडेंट जब भी मैं लेसन जब भी बच्चों को ये टीच कराता हूँ लेसन, ये उस समय क्या करते हैं कि ये मैं यही बताता हूँ, क्योंकि इसकी स्पेलिंग किससे स्टार्ट है? पी से. और क्या है पूछा गया? पोटेंशियल एनर्जी. द एनर्जी विच इज ड्यू टू द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. The energy which is due to position of object. कोई ऑब्जेक्ट है, अभी फार्मूला भी मैं आपको बता रहा हूं ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन भी बताएंगे. kinetic energy is equal to 1/2 mv square and potential energy is equal to m into g into h. 1/2 is a constant, m is a mass and v is a स्पीड और द वेलोसिटी. यहाँ पे क्या है? m मास है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हाइट है. एक देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं आपसे शेयर कर रहा हूं. मान लो ग्राउंड है ये सरफेस, दिस इज अ मार्कर पेन. This is a marker pen lying on this surface. अगर ऐसे पड़ा हुआ है, ये लेटरली पड़ा हुआ है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट्स, पेन अगर ऐसे लेटरली पड़ा हुआ है तो ये इसकी लेंथ है. अगर मैंने इसी पेन को, इसकी मैंने पोजीशन ऐसे कर दी, इंस्टेड ऑफ लाइक दिस, नाउ पोजीशन इज लाइक दिस. So I should not, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, I should not use the word कि the length of this pen. अब क्या करते हैं कि मीन्स अगर मैं देखो लेंथ है चीज वही, उतनी की उतनी लेंथ रहेगी. अगर मान लो अभी जो पेन है इसकी पोजीशन ये हो जाती है, इसको मैं पॉइंट ए ले लेता हूं, इसको पॉइंट बी ले लेता हूं, तो अभी ये क्या हो जाएगा? मान लो पेन जो लेंथ कितनी थी? 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है. नाउ इट विल बिकम एज एच, ये हाइट हो जाएगी. उसको मैं हाइट कंसीडर कर लूंगा स्टूडेंट, कि था तो डिस्टेंस ही, था तो लेंथ ही, बट क्या हो गया? वो जैसे क्या करता है उसकी जो इस प्रकार से, तो क्योंकि जब ये पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? मान लो ग्राउंड है, ग्राउंड से लिफ्ट करके ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे. और एक और स्टूडेंट चीज आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन के लेसन में, जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हाइट से नीचे की तरफ गिराते हैं, ऊपर से नीचे आएगा, जैसे डाउनवर्ड आएगा तो g प्लस में रहेगा, और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो g की वैल्यू माइनस में रहती है. ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस पॉइंट वी विल टेक इनटू द कंसीडरेशन व्हाइल वी विल ड्राइव द फार्मूला फॉर द दिस पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज द काइनेटिक एनर्जी. जब हम दोनों फार्मूले students, so this is about the energy and the types of energy.
डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। आपको सारे जितने भी अभी तक मैंने कराया है आपको, इसको पूरे लेसन को आप क्या करते हैं, नोट्स भी बनाने हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी अपनी नोटबुक पे आपको करने हैं स्टूडेंट्स। If you are having any question from your side, any doubt, very well you can ask to me. Any question from your side, students? If you are having any question, very well you can ask to me. Work, types of work, और एनर्जी के बारे में और किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में स्टूडेंट्स जो है मैंने फार्मूला बताया है। प्लीज रिमेंबर दीज टू फार्मूला आल्सो, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, दोनों फार्मूला भी लर्न करना है। और ये W इज इक्वल टू F इंटू S। नेक्स्ट लेक्चर विल डू द डेरिवेशंस of kinetic energy as well as potential energy, then conservation, law of energy, very very important, and numerical with the NCERT questions, and your difficulties also I'll take in the next lecture. Thank you very much, students. If you are having any question, you can ask to me. And write all the NCERT questions notebook. Kinetic energy due to motion of an object, potential energy due to position of an object. This is all about the